नमस्कार बच्चों, आपका डीपीएस हिंदी क्लासेज में स्वागत है। हमारा जो व्याकरण का बिंदु जो निरंतरता चल रही है, उसी निरंतरता के सब साथ एक बार पुनः आपके समक्ष मैं दामोदर शर्मा हाजिर हूँ। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो एक ऐसा विषय रहेगा जिसको लोग या कोई भी छात्र जब नाम सुनता है तो भयभीत हो जाता है और ये सोचता है कि ये बिंदु तो बहुत कठिन है, हमारी समझ से बाहर रहेगा और उसे समझने का प्रयास ही नहीं करता। लेकिन मैं ये बताऊं कि बिंदु कोई भी कठिन नहीं होता है, सभी बिंदु सहज है, सरल है, लेकिन उसको हमको उस तरीके से समझने की आवश्यकता होती है। उसी में एक बिंदु आता है छंद, जिसकी हम चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा छंद। देखो, छंद की परिभाषा से पूर्व मैं इसके अंगों के बारे में आपको बताता हूं, उसी से हमारी परिभाषा भी बन जाएगी। तो छंद के अंग, इसके अंतर्गत वर्ण या मात्रा, दूसरा संख्या, यति, गति, तुक, चरण और गण, ये 7 अंग माने गए हैं। छंद के कुल 7 अंग माने गए हैं और इन अंगों से ही हम परिभाषा भी बना सकते हैं। सहज, किसी कविता, जो कविता वर्ण, मात्रा, संख्या, यति, गति, तुक, चरण, गण इत्यादि से युक्त हो, इत्यादि का पालन हो, उसे छंद कहते हैं। जिस कविता में वर्ण, मात्रा, संख्या, यति, गति, तुक, चरण इत्यादि का पालन किया जाए उसे छंद कहते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा है कि जिस कविता में वर्ण, संख्या, यति, गति, तुक, चरण, गण का निश्चित रूप से पालन हो उसे छंद कहते हैं। या फिर वर्ण, मात्रा, संख्या, यति, गति, तुक, चरण, गण इत्यादि से युक्त कविता को छंद कहते हैं। ठीक है, ध्यान जाएगी। अब देखिए, हम एक एक बिंदु को समझते हैं। इनमें से एक एक बिंदु को परिभाषा हमारे ध्यान में आ गई होगी कि इनसे युक्त कविता को ही छंद कहते हैं। अब आगे देखिए, अब वर्ण और मात्रा क्या होती है? वर्ण और मात्रा क्या होती है? तो पहले में वर्ण, हम बिंदु लेते हैं पहला वर्ण। पहला बिंदु हमारा वर्ण। तो वर्ण कहते हैं जिसको मतलब स्वर या स्वर से युक्त, स्वर या स्वर से युक्त व्यंजन को वर्ण कहते हैं। स्वर या स्वर से युक्त व्यंजन को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब स्वर और स्वर से युक्त का मतलब, इसमें देखो हमारे स्वर ए, ई, उ, री, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर, इसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, और ये इस जगह हमको अंग है। वैसे तो मानक रूप में तो स्वर यहां तक ही है, मानक रूप में तो स्वर ये हो गया हमारे, लेकिन इसको जो है ऋण हटा दिया हमने इसमें से। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग है, ये अंग है को भी इसमें जरूरत पड़ती है क्योंकि इसको दीर्घ रूप में माना जाता है। ठीक है,
तो स्वर या स्वर से युक्त व्यंजन को हम वर्ण कहते हैं। अब किसी भी अक्षर के, जैसे स्वर से युक्त व्यंजन क्या होता है, जैसे कह, कह के लगा दिया तो क्या बन गया, बराबर कह, कह के ई लगाया बराबर की। इसी प्रकार इधर स्वर से युक्त व्यंजन कर देंगे, तो इनको हम कहते हैं वर्ण। दूसरा, अब हमारा दूसरा बिंदु आता है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, तो देखो किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे लगती है। हमने इसमें पढ़ा वर्ण ह्रस्व व दीर्घ, दो तरह के वर्ण माने, ह्रस्व और दीर्घ। यहां पर अ, ई, उ और री, यहां पर हमने माना अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और अंग और गह, ये हमने दीर्घ के अंतर्गत रखा। अब देखो ये तो हो गए वर्ण पढ़े थे हमने, इनमें मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। इनको हमने एक मात्रा अर्थात विश्व की जो मात्रा दी है वो इसका संकेत चिन्ह ये रहेगा एक। इसकी गिनती करेंगे तो एक में इसकी गिनती होती है, और इसकी अगर गणना करेंगे दीर्घ में तो इसको हम ये संकेत चिन्ह देते हैं दीर्घ का, जिसको गुरु नाम बोलते हैं। ये इसको गुरु नाम बोल दिया, तो इसको दीर्घ या गुरु, और इधर ये चंद्र बिंदु जो है वो भी इसके अंतर्गत ही आती है। तो यहां पर इन जो ऊपर जो लगी हुई है ये कहलाती मात्राएं। मात्रा किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल में कितना समय लग रहा है उच्चारण में, उसके हिसाब से मात्राएं लगाई जाती है। तो ये ऋस्व की मात्रा है और ये दीर्घ की मात्रा है। तो इसी आधार पर जैसे हमने लगाया कह के, की, कु, री का मतलब क्री, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, इस तरह का। इनमें सब में लगी ऋस्व की मात्रा लघु, इसमें लघु मात्रा लगी जिसका चिन्ह ये, और इन सब में लगेगी दीर्घ गुरु मात्रा, इसका चिन्ह ये होता है। इसकी गणना 2 के रूप में की जाती है, इसकी गणना 1 के रूप में की जाती है। तो ये हो गया हमारा मात्रा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार। अब देखिए आगे, अब हम अगले बिंदु पर आते हैं यति। यति क्या होता है, अगला बिंदु आता है हमारा यति। किसी भी कविता में जो ठहराव आता है उसको हम यति कहते हैं। कविता लिखते समय कविता में जो ठहराव आता है उसे यति कहते हैं। कोई भी कविता लिखी उसके अंतर्गत जो ठहराव आता है उसको हम क्या बोलते हैं, यति। यति कैसे, जैसे मैंने बोला मंगल भवन मंगल हारी यति, द्रव उस दशरथ अदर बिहारी। तो ये क्या है, ये जो ठहराव है, अजव तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत इकरंग। देखिए मैं लिखता हूं उदाहरण, अजव तरियो ना ही रहो श्रुति
सेवत इक रंग, नाक बांस की बेसरी, बसी मुक्तन के संग। देखिए अब इसमें कोई यति नहीं है। अब यति का मतलब ये भी नहीं है आ जाओ और रुक गए, आ जाओ और फिर चालू कर दिया तरियो ना ही रहे श्रुति। अजीब लगेगी कविता, अजीब सी उच्चारण इसका होगा। तो अजो तरियो ना ही रहो यति, यहां पर थोड़ा ठहराव कर दिया, ये यति हो गया। 4 चरणों में बटी रहती कविता, तो इस प्रकार ये यति। नाक बास की बेसरी, फिर यति, बसी मुक्तन के संग। इस प्रकार जो ये यति को हम अल्प विराम चिन्ह से प्रकट कर देते हैं। तो ये जो है ये यति होता है। कविता में जो ठहराव आता है उसको हम यति बोलते हैं। और गति क्या होती है? वो किसी भी कविता को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ने पर जो लय आती है, जो लय उत्पन्न होती है, उसे गति कहते हैं। गति का मतलब उसमें संगीतात्मकता आ जाती है, लय आ जाती है, धुन आ जाती है उसके अंदर, उसको बोलते हैं गति। जिसको कविता को कोई प्रभाव तरीके से संगीतात्मक लहजे से पढ़े तो उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं गति। तो यहां पर अब आता है तुक। अब अगली रचना, अगला बिंदु आता है तुक। गति बढ़ लिए। अब तुक के अंतर्गत देखिए कि कोई भी रचना, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। ले लिया? अब देखिए अब हमारा बिंदु है वो चलेगा तुक। अब तुक में देखिए एक बार कि तुक होता क्या है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यहां पर ये जो कविता लिखी हमने, यहां पर रंग और यहां पर संग, इनमें ध्वनि में समानता पाई जा रही है। इनके अंदर एक रंग के संग, संग रंग भंग, इस तरह की क्या है, ये ध्वनि की समानता पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं तुक। तो छंद के चरण, तुक की परिभाषा सुन लेंगे हम। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। यह चरणांत का मतलब चरण के अंत में जो अक्षर मैत्री होती है उसको हम तुक बोलते हैं। यहां पर अंत में जो मैत्री हो गई संग और रंग। तुक भी 2 प्रकार के होते हैं। तुक 2 प्रकार के होते हैं। तुक रचनाएं कैसी होती है? एक तो तुकांत और दूसरा है अतुकांत। जिसको पढ़ने पर लगा कि अंत में जाकर तुक मिल रहा है, ये तो हो गई तुकांत रचना। और अंत में जाकर ये तुक नहीं मिलता और जैसे यहाँ रंग आ गया और यहाँ चलो आ गया, ऊपर आ गया रंग और नीचे आ गया चलो, तो तुकांत नहीं मिल रही, ये तुकांत रचना नहीं है। उसको बोलेंगे हम अतुकांत रचना। अगर लास्ट में अंत में जो मिलान नहीं हुआ, उनकी ध्वनि में समानता नहीं पाई गई, तो उसको हम अतुकांत रचना
कहेंगे। ठीक है, तो ये तुक के बारे में पढ़ा। अब देखिए चरण। अब हमारा विषय आता है चरण। तो छंद की पंक्ति को ही चरण कहते हैं। चरण का सीधी सी परिभाषा है, छंद की पंक्ति को ही, छंद की पंक्ति को ही चरण कहते हैं। छंद की पंक्ति, चरण का मतलब इसको चरण या पाद भी कह सकते हैं। मतलब पाद मतलब पैर, एक पैर एक चरण, दूसरा पैर दूसरा चरण, तीसरा पैर तीसरा चरण, चौथा पैर चौथा चरण। तो इसको चरण मानते हैं। जैसे अदव तरियो ना ही रहो, एक चरण पूरा हो गया। श्रुति सेवक इकरंग, ये दूसरा चरण पूरा हो गया, और ये तीसरा चरण, और ये अंत में चौथा चरण। तो छंद की पंक्ति को हम क्या कहते हैं, चरणों में विभाजित रहती है, इसलिए उसको चरण कहते हैं। अब बिंदु आता है गण। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गण को हम पढ़ रहे हैं, तो गण को हम विस्तार से देखते हैं एक बार। तो गण देखिए आप, गण जो है, गण तीन वर्णों के समूह। कविता में जो तीन वर्णों का समूह होता है ना, तो तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब गण को कैसे विभाजित करेंगे, उसका एक सामान्य सा सूत्र अपन देखते हैं कि सामान्य सूत्र जो उसके माध्यम से हम गण का पता लगाते हैं कि किस प्रकार किया। एक तो देखिए ये बात और ध्यान रखिए कि गण 8 प्रकार के होते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कैसे हम पता लगाएंगे, इसका एक सामान्य सा सूत्र है कि ये मा टा रा ज बा न स ल और ग, ये हमेशा ध्यान रखना। गण अपने आप ही याद हो जाएंगे। अगर ये सूत्र हमको याद है तो गण अपने आप ही हमको याद हो जाएंगे। अब इनके इस गण में हम मात्रा लगा दें, मान लो इसके इस दीर्घ जिसको गुरु बोलते हैं, इसके भी गुरु, इसके भी गुरु, इसके लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। इस तरीके से हमने मात्रा लगा दी। अब कितना आसान है देखिए छांटना कि 8 गण लिखेंगे हम। ये से चालू है, इसलिए ये के आधार पर इसके बाद वाले 2 अक्षर, एक तो स्वयं हो गए, 3 वर्णों में बांटना इसको, तो 3 वर्णों में बांटने के लिए एक तो स्वयं हो गया और 2 इसके बाद में हो गए। तो इसको बोलेंगे हम नाम यगण। इसको क्या नाम देंगे? यगण। और इसका जो सूत्र रहेगा वो रहेगा मात्राएं इसकी ये इस प्रकार की, 1 लघु और 2 गुरु। दूसरा, अब यहां से ले लीजिए, मैं इसके बाद के 2 ले लीजिए, 3 हो गए, तीनों का 3 का समूह बनाना, तो मैं से बना मगण। इसकी मात्राएं कैसे हो गई? इसकी मात्रा 1 2 3, तीनों ही गुरु। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर एक तैसे बना तगन। अब समझ गए होंगे आराम से, तैसे बना तगन। तगन की मात्राएं क्या होगी? 1 2 3, ये 3 वर्ड का समूह हो गया। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। अब क्या आएगा? अब चौथे नंबर पे आ जाइए, र राजभा। तो र का मतलब रगण। इसकी मात्रा क्या हो गई? यहां से चालू कर दिए, 3 का समूह बनाया, ये और ये इसकी मात्रा हो गई। अब कहां पर पहुंच गया अपन? यहां पर जय पर। तो जैसे बना जगन, बन गया। जैसे इसकी मात्रा चालू की, ये गुरु और लघु, लघु गुरु लघु। ठीक है।
अगला आता है भय। भय के बाद में 3 वर्ण इनके मिला दिए तो क्या हो गया? भगण। भगण की मात्रा गुरु लघु लघु, ठीक है। फिर आता है न, न ग न। नगण, नगण में ये 1 2 3 इनका समूह बना, तीनों में ही लघु मात्रा। और फिर सगण, यहां से लिया तो यहां से ये इसकी मात्रा बन गई। अब आगे हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। और हमारे जो 8 प्रकार है गण के, वो इस प्रकार स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाते हैं। एक ये जरूर ध्यान रखना कि ये मात्राएं, ये यगण भगण, ये जो 8 प्रकार है, ये हमारे छंद पढ़ते समय काफी काम आने वाले हैं। मात्राएं जो पढ़ी हमने ये वाली, ये भी हमारे आगे छंदों को पहचानने में काफी योगदान देने वाले हैं। अब कुछ नहीं करना, केवल मेरे साथ आपको अभ्यास करते रहना है। और अभ्यास करते करते आने वाले जो समय है, आने वाले जो वीडियो है, उनके अंदर मैं छंदों के कई प्रकारों को, उनके लक्षणों को और उदाहरणों से इस प्रकार स्पष्ट करूंगा कि आपको वो उस समय वो छंद भली प्रकार से याद हो सकेंगे। इसलिए ये जो अंग है, अंगों का नाम हमको अवश्य ध्यान रखना है। तो मात्राएं लगाना, हम मात्राएं किस प्रकार लगती है, छंद के प्रकार कितने होते हैं, इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।